अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है डेट इज़ स्पेशल पैथोलॉजी ऑफ रीनल सिस्टम। और रीनल सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास किडनी होती है और किडनी जो है एक स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है विच कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स, रीनल ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियम, ब्लड वेसल्स एंड सो ऑन। और ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है किडनी, ये हमारी बॉडी में काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है विच इंक्लूड्स maintaining the acid-base balance in our body, excretion of waste, regulation of water and salt balance, and excretion या secretion of various hormones and prostaglandins। और क्योंकि किडनी का स्ट्रक्चर इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, तो किसी वजह से किडनी से रिलेटेड डिजीज़ जो हैं वो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं। और इन कॉम्प्लेक्स डिजीज़ को स्टडी करने के लिए हम किडनी रिलेटेड डिजीज़ जो हैं उनको डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ द किडनी इफेक्टेड बाय दिस डिजीज़। फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलाई डिजीज़, और वो डिजीज़ जो रीनल ट्यूब्यूल्स को इफ़ेक्ट करती हैं, वो डिजीज़ जो किडनी इंटरस्टिशियम को इफ़ेक्ट करती हैं, और वो डिजीज़ जो रीनल ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करती हैं। अब जैसे कि मैंने अभी बोला कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। और नेफ्रॉन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं लाइक ग्लोमेरुलाई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एंड सो ऑन। सो इट इज़ पॉसिबल कि किडनी का एक पार्ट जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल हो टू अ स्पेसिफिक इंजरी। फॉर एग्जांपल जो जितनी भी हम ग्लोमेरुलर डिजीज़ पढ़ेंगे इन द ग्लोमेरुलोनेफ्रोपैथीज, वो ज़्यादातर होती हैं ड्यू इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़, जबकि डिजीज़ ऑफ रीनल ट्यूब्यूल्स या डिजीज़ ऑफ इंटरस्टिशियम ऑफ द किडनी जो होती हैं वो या तो किसी टॉक्सिक एजेंट की वजह से होती हैं या किसी इन्फेक्टिव एजेंट की वजह से होती हैं। और किडनी की डिजीज़ में ऐसा भी होता है अक्सरियत कि अगर एक पार्ट इफेक्ट हो रहा है तो अगला पार्ट भी इफेक्ट हो जाए किडनी का, क्योंकि किडनी के मुख्तलिफ पार्ट्स, नेफ्रॉन के मुख्तलिफ पार्ट्स आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल इंटरडिपेंडेंस ऑफ स्ट्रक्चर इन किडनी। एक कंपोनेंट अगर किडनी का डैमेज होगा, इट वुड रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द अदर कंपोनेंट ऑफ द किडनी। फॉर एग्जांपल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। अब ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जो ग्लोमेरुलाई की कैपिलरीज होती हैं उनके थ्रू ब्लड फ्लो जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन इम्पेयरमेंट ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इसकी वजह से क्या होगा, इट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर। इंट्राग्लोमेरुलर प्रेशर जब इंक्रीज होगा, इट वुड रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द साइटोकाइन्स या कीमोकाइन्स की प्रोडक्शन एंड रिजल्टिंग इन ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस। देन वी हैव अ टेक्निक कॉल्ड रीनल बायोप्सी। रीनल बायोप्सी क्या डिटेक्ट करती है? रीनल बायोप्सी इज यूज टू डिटेक्ट कि डैमेज ग्लोमेरुलाई को हुआ है या रीनल ट्यूब्यूल को हुआ है या किडनी इंटरस्टिशियम को हुआ है या रीनल ब्लड वेसल्स का डैमेज है। तो इन चारों डैमेजेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है रीनल बायोप्सी। अब जो किडनी डिजीज़ होती हैं इनके केस में क्या होता है कि जब ये अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, इनके कोई क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो अपेयर नहीं होते। आहिस्ता आहिस्ता जब ये डिजीज़ सीवियरिटी अटेन करना शुरू करती है, लाइक एक पार्ट डैमेज हुआ किडनी का, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी पार्ट्स भी डैमेज होना शुरू हो गए, और जब चारों पार्ट्स डैमेज हो जाते हैं, इट लीड्स टू द कंडीशन नोन एज एंड स्टेज रीनल फेलियर। एंड स्टेज रीनल फेलियर में क्या होता है कि चारों कंपोनेंट ऑफ किडनी जो हैं, ग्लोमेरुलाई है, रीनल ट्यूब्यूल है, किडनी इंटरस्टिशियम है, रीनल ब्लड वेसल्स हैं, चारों कंपोनेंट्स डैमेज हो जाते हैं। और जब ये डैमेजिंग जो है, ये डैमेज सीवियर फॉर्म में पहुंच जाता है, फिर किडनी के डिजीज़ के जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो अपेयर होते हैं। एक ह्यूमन किडनी में ऑलमोस्ट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, और एक नेफ्रॉन का जो पहला पार्ट है दैट इज़ ग्लोमेरुलस। सो व्हाट इज़ ग्लोमेरुलस? बेसिकली ग्लोमेरुलस इज एन एनास्टोमोसिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये जो एनास्टोमोसिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इट इज़ प्लेस्ड इन अ कप शेप्ड कैप्सूल विच इज़ नोन एज बाउमैन कैप्सूल। बॉडी से ब्लड कलेक्ट होकर एंटर हो रहा है थ्रू एफरेंट आर्टीरियोल्स, देन इट एंटर्स थ्रू द एनास्टोमोसिस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस, और यहाँ से फिर ये वापस निकल के एफरेंट आर्टीरियोल्स के थ्रू वापस बॉडी की तरफ चला जाता है। तो अगर हम ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर देखें तो ग्लोमेरुलस जो है इट इज़ लाइन बाय 2 एपिथेलियम। एक है हमारे पास ये पैराइटल एपिथेलियम, और दूसरी आती है विसरल एपिथेलियम। और जैसे कि मैंने अभी बोला कि ग्लोमेरुलस जो है इट इज़ प्लेस्ड इन द कप शेप्ड कैप्सूल विच इज़ नोन एज बाउमैन कैप्सूल। तो बाउमैन कैप्सूल के अंदर जो स्पेस होती है दैट इज़ नोन एज बाउमैन स्पेस। और ये जो पैराइटल एपिथेलियम है इट इज़ कवरिंग द बाउमैन स्पेस। पैराइटल एपिथेलियम सबसे पहले आएगी, फिर यहाँ पे बीच में ये सारी की सारी बाउमैन स्पेस, या जिसे हम यूरिनरी स्पेस भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे यूरिन कलेक्ट होना होता है। फिर उसके बाद आती है हमारे पास विसरल एपिथेलियम, और जो ये हमारी विसरल एपिथेलियम है इट कंसिस्ट ऑफ पोडोसाइट्स। जो ब्लू कलर के सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर एक्चुअली द पोडोसाइट्स व्हिच कंस्टिट्यूट्स द विसरल एपिथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस। और इन्हीं पोडोसाइट्स के बाद, इन्हीं विसरल एपिथेलियम के बाद हमारे पास आती है ये सारी रेड कलर में बेसमेंट मेम्ब्रेन।
और बेसमेंट मेम्ब्रेन के पास ये जो एरिया नज़र आ रहा है, जहाँ पे थोड़े बहुत ये सर्कल्स नज़र आ रहे हैं, दिस इज नोन एज एंडोथीलियम ऑफ द कैपिलरीज, क्योंकि ग्लोमेरुलस इज एन एनास्टोमोसिंग नेटवर्क ऑफ द वेरियस कैपिलरीज, तो उन्हीं कैपिलरीज का एंडोथीलियम है। और जैसे कि हमें पता है कि जो ग्लोमेरुलस कैपिलरीज हैं उनका जो एंडोथीलियम है इट इज़ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, सो इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस फेनेस्ट्राई इन द एपिथेलियम। और इन फेनेस्ट्राई का फंक्शन ही यही होता है कि दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिर उसके बाद ये बीच में एक हम चीज़ देखते हैं दैट आर नोन एज मेसेंजियल सेल्स। तो मेसेंजियल सेल्स जो होते हैं ये बेसिकली ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो हैं उनको सपोर्ट करने का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को डिस्कस कर लेते हैं कि अंदर वाली साइड पे एंडोथीलियम ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, उससे बाहर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उससे सबसे बाहर जो है विसरल एपिथेलियम आती है, डेट इज पोडोसाइट, और उससे भी बाहर हमारे पास भी पार्टल एपिथेलियम होती है। तो एंडोथीलियम जो है जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि इट इज़ लाइनिंग द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो इन एंडोथीलियम के अंदर वेरियस फिनिस्ट्राई होते हैं, और इन फिनिस्ट्राई का फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन। ये फिनिस्ट्राई बेसिकली स्टेनर के तौर पे एक्ट करते हैं कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो बाहर रह जाएं, और जो सोल्यूट हैं, वाटर हैं, वो यहाँ से बाहर निकल के चली जाए आगे फॉर द पर्पस ऑफ रीअब्जॉर्प्शन या फॉर द पर्पस ऑफ बाय एक्सक्रीशन इन द यूरिन। होता यह है कि जो बॉडी का ब्लड है वो आ रहा है थ्रू द एफरेंट आर्टरियोल्स, अंदर आने वाली एफरेंट आर्टरियोल्स, बाहर जाने वाली एफरेंट आर्टरियोल्स। तो बॉडी का ब्लड जो है वो सारा एफरेंट आर्टरियोल्स के थ्रू अंदर आ रहा है, यहाँ पे पहुंचेगा इन द ल्यूमिन ऑफ द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज विच इज लाइन्ड बाय द एंडोथीलियम कंटेनिंग द फिनिस्ट्राई। तो जो एल्ब्यूमिन है और लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन के, वो तो यहीं पर रह जाएंगे बिकॉज दे कैन नॉट पास थ्रू द स्मॉल फेनिस्ट्राई, ठीक है। और जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, सोल्यूट्स होते हैं, वो इन फिनिस्ट्राई के थ्रू पास होके इस स्पेस में आ जाएंगे, यूरेनियस स्पेस, एज आई सेड अर्लियर, यूरेनियस स्पेस जहाँ पे यूरिन कलेक्ट होना होता है। और इस स्पेस से होके ये स्पेस जो है यूरेनियस स्पेस, परमानेंट स्पेस, वो कंटिन्यूस होती है विद द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, अगले पार्ट्स की तरफ जाएंगे नेफ्रॉन के, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले, असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, फिर यूरिन में निकल जाएंगे एंड सो ऑन। और ये जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो यहीं पर ही अटक जाएंगे। तो बेसिकली ये जो फिनिस्ट्राई है इन एंडोथेलियम, इनका रोल होता है इन द प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब इसके बाद जो हमारे पास अगली चीज़ आती है दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या रोल होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस होते हैं। नेगेटिव चार्जेस आने वाली प्रोटीन जो हैं, जो हम चाहते हैं कि यूरिन में आने के लिए, जैसे एल्ब्यूमिन है, वो भी नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो वो नेगेटिव चार्ज जो है दिस वुड रिपेल द नेगेटिव चार्जेस ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और वो प्रोटीन बाहर नहीं निकल सकेगी। तो ये होता है फंक्शन बेसमेंट मेम्ब्रेन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इसकी 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली जो सेंट्रल लेयर होती है विच इज़ नॉन एज, सेंट्रल लेयर जो होती है इज़ नॉन एज लेमिना डेंसा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। उसके बाद 2 थिन पेरिफेरल लेयर्स आती हैं। जो बाहर की तरफ होती है डेट इज़ लेमिना एक्सटर्ना रेरा, तो जो अंदर की तरफ होती है वो है लेमिना इंटरना रेरा। इंटरनल की तरफ, क्योंकि एंडोथीलियम जो है कैपिलरीज को लाइन करने वाली, इंटरनल की तरफ है, तो दैट वुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द लेमिना इंटरना रेरा। और जो बाहर वाली है पोडोसाइट की तरफ होगी, और जो लेमिना एक्सटर्ना रेरा है दैट वुड बी इन कॉन्टैक्ट विद द पोडोसाइट्स। इन बेसमेंट मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ 5 कंपोनेंट्स। एक तो मशहूर मारूफ जो हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, नंबर 1 कोलेजन टाइप 4, लेमिनिन, फाइब्रोनेक्टिन, प्रोटियोग्लाइकिन, जिसको हम कहते हैं पॉली अनायनिक प्रोटियोग्लाइकिन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये 5 कंपोनेंट्स हो जाते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के। यहाँ तक बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी। अब अगला बात जो हो जाती है दैट इज ये ब्लू कलर के सेल्स दैट फॉर्म द विसरल एपिथेलियम नोन एज पोडोसाइट्स। नाउ जो पोडोसाइट्स हैं दीज आर एम्बेडेड इन द लेमिना एक्सटर्ना रेरा ऑफ द बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेमिना एक्सटर्ना रेरा वही जो बाहर की तरफ होती है, इसमें पोडोसाइट्स एम्बेडेड होते हैं। और पोडोसाइट्स के ना कुछ फूड प्रोसेसेस होते हैं जो आपस में इंटरडिजिटेट करके फिल्ट्रेशन स्लिट बनाते हैं। एक फिल्ट्रेशन स्लिट जो होती है दैट इज अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर, एंड दीज फिल्ट्रेशन स्लिट्स आर ब्रिज्ड बाय अ डायफ्राम विच इज नोन एज नेफ्रिन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे अगली चीज़ हमारे पास आती है, बीच में मौजूद एक ग्रीन कलर के सेल्स विच आर नोन एज मेसेंजियल सेल्स। और जो मेसेंजियल सेल्स है दीज आर मेसेनकाइमल इन ओरिजिन, तो ये प्रोलिफरेट भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने अभी बोला इसका बेसिक फंक्शन है कि दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। बीच में एक सपोर्टिंग नेटवर्क है, तो इट इज प्रोवाइडिंग द सपोर्ट टू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। और इसका एक और फंक्शन है कि ये कीमोकाइन, साइटोकाइन, इस तरह के डिफरेंट मीडिएटर्स हैं, इनके रिस्पॉन्स में ना वेरियस केमिकल मीडिएटर्स सेक्रीट करती है। एंड दीज मेसेंजियल सेल्स आर ऑल्सो कॉन्ट्रैक्टाइल इन नेचर। अब यहाँ पे एक जिक्र किया था मैंने कि ये जो फिल्ट्रेशन स्लिट है दीज आर ब्रिज्ड बाय अ डायफ्राम विच इज कंसिस्ट ऑफ अ प्रोटीन नोन एज नेफ्रिन। नेफ्रिन जो है ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी होता है विच लिंक टू द पोडोसिन। और नेफ्रिन और पोडोसिन के दरमियान जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के थ्रू लिंकेज होती है, उसका क्या फंक्शन है कि इट मेंटेन्स द परमिएबिलिटी ऑफ द दिस मेम्ब्रेन
और ये जो सेलेक्टिविटी है इसकी मेंटेन करती है। सो अब तक वी डिस्कस्ड अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द रीनल पैथोलॉजी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि ग्लोमेरुलाई का स्ट्रक्चर क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ रीनल डिजीजेस। कि एक पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द सम सॉर्ट ऑफ रीनल डिजीज, उसमें हम किस तरह के साइंस, किस तरह के सिम्टम्स देखेंगे। तो उन साइंस एंड सिम्टम्स का एक ब्रीफ ओवरव्यू हम अब डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात कि किडनी की जो भी डिजीज़ होगी उसमें एक प्रोमिनेंट साइन हम देखेंगे कि यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल एलिवेट हो जाएगा। Fine, and this condition is known as azotemia. So azotemia is a condition which is characterized by the elevated level of urea and creatinine in the blood. अब ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल एलिवेट क्यों हुआ, उसकी कोज क्या है कि डिक्रीज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्यों कम हुआ, उसकी ना मुख्तलिफ इंट्रिंसिक किडनी डिजीज़ भी होती है और कुछ एक्सट्रिंसिक कॉजेज़ भी होती हैं। एज़ोटीनिया जो है नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक प्री रीनल एक पोस्ट रीनल। प्री रीनल मतलब कि किडनी से पहले वाला, पोस्ट रीनल मतलब कि किडनी के बाद वाला। प्री रीनल मतलब कि जो किडनी से ऊपर ब्लड आ रहा था हमारे पास ब्लड वेसल्स के थ्रू रीनल ब्लड वेसल्स टू द किडनी, वहाँ पे एक डिफेक्ट होगा, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द प्री रीनल एज़ोटीनिया। लेकिन किडनी के बाद वाला जो यूरिन रिमूव होना होता है जिस पॉइंट पे, दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द पोस्ट रीनल एज़ोटीनिया। सो पहले प्री रीनल एज़ोटीनिया को देख लेते हैं कि प्री रीनल एज़ोटीनिया जो है उसमें क्या होगा कि अगर बॉडी का इंट्रासेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो गया तो ऑब्वियसली बात है कि किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंचेगा, विच वुड रिजल्ट इन द हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी। एंड हाइपोपरफ्यूजन ऑफ द किडनी, अगर किडनी को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा तो जीएफआर का जो रेट है वो कम हो जाएगा। जीएफआर का रेट कम हो जाएगा, इट वुड रिजल्ट इन इंक्रीज इन द blood levels of urea and creatinine resulting in the condition of the azotemia. So this is the pre-renal azotemia. Post-renal azotemia में क्या होता है कि obstruction होती है of the urinary outflow. It would result in the increase in the urea and creatinine level resulting in the azotemia. अब अगली एक और हम टर्म देखते हैं कि यूरीमिया क्या है। बेसिकली जब एज़ोटीमिया होता है तो ब्लड में यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से जितनी भी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, कितनी भी बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, एब्नॉर्मैलिटीज, सिस्टमिक एब्नॉर्मैलिटीज अपीयर होंगे, ऑल ऑफ देम आर टर्म्ड एज यूरीमिया। अब मोस्टली क्या होता है कि यूरीमिया जो है इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसऑर्डर्स ऑफ किडनी फंक्शन, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। यूरीमिया जो है इट में ऑल्सो इंडिकेट it may also be characterized by the disorders of the renal function. It may also be characterized by the disorders of the endocrine function. There are disorders of the gastroenteritis, the disorders of the peripheral neuropathy, वो जो neuromuscular junction पे problems होती हैं, and it may also be characterized by some problem to CVS like fibrinous pericarditis. अब जो नॉर्मल यूरिया का लेवल होता है इन आर बॉडी दैट इज अबाउट 5 to 20 मिलीग्राम पर DL, इससे ज़्यादा बढ़ेगा इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ एज़ोटीमिया। जो नॉर्मल क्रिएटिनिन का लेवल होता है इन आर बॉडी दैट इज अबाउट 0.7 to 1.3 मिलीग्राम पर DL, उससे ज़्यादा अगर होगा इट वुड रिजल्ट इन अ कंडीशन ऑफ द एज़ोटीमिया। अब कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम देख लेते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और नेफ्राइटिक सिंड्रोम। इंशाल्लाह इनको भी डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे जाके। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि बेसिकली जो है इट इज़ द इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन दैट डिस्ट्रॉयज द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलाई। बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, तो क्या होगा कि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इट वुड ऑल्सो रिजल्ट इन द एक्सक्रीशन ऑफ द प्रोटीन इन द यूरिन, और प्रोटीन एक्सक्रीशन इन द यूरिन इज नोन एज प्रोटीन यूरिया बेस। और अगर 3.5 ग्राम इससे ज़्यादा प्रोटीन एक्सक्रीट हो रही है यूरिन में, देन वी वुड रिगार्ड द कंडीशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। या फिर लिपिड यूरिया, एक्सक्रीशन ऑफ द लिपिड कंटेंट इन द यूरिन, या हाइपोएल्ब्यूमिन यूरिया, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया के अगर एल्ब्यूमिन का लेवल बॉडी में कम हो रहा है क्योंकि प्रोटीन निकल रही है बॉडी में, फाइन, तो अगर बॉडी में एल्ब्यूमिन का कम लेवल हो रहा है अबाउट अप टू 3 ग्राम पर DL, इट वुड रिजल्ट इन द कंडीशन ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। और अगर एल्ब्यूमिन का लेवल कम हो रहा है इन आर बॉडी, हाइपोएल्ब्यूमिनीमिया की कंडीशन हो रही है, इट वुड रिजल्ट इन द जनरलाइज्ड edema। अब एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अगली चीज़ है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। हाउ इज द नेफ्राइटिक सिंड्रोम डिफरेंट फ्रॉम द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्राइटिक सिंड्रोम में बेसिकली क्या होता है कि इट वुड रिजल्ट इन द डिपॉजिट्स ऑफ द वेरियस ल्यूकोसाइट इन द ग्लोमेरुलाई। इन्फ्लेमेशन होगी ऑफ द ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर इन्फ्लेमेशन होगी ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन, इट वुड रिजल्ट इन द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इन द यूरिन, प्रोटीन यूरिया, हीमेटूरिया। और जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है वो ये है कि ब्लड अपेयर होना शुरू हो जाएगा इन द यूरिन, and appearance of the blood in the urine is a condition of the nephritic syndrome. Azotemia होगा increase in the urea and creatinine blood level, और it would also result in the condition of the hypertension। एक जनरल टर्म है, इंशाल्लाह इन दोनों डिजीज़ को आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल से पढ़ेंगे। This was all about today's lecture. Hope you understood well. Thanks for watching.